हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। लाइट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें से आज हम रिफ्लेक्शन टॉपिक को कवर करेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली ऑन मिरर। जी हाँ, मिरर के बारे में हम खास कर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स नो इट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं या जानते हैं कि लाइट होती क्या है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ, ये एक तरह की एनर्जी होती है जो सही मायने में किसी न किसी रूप में, या हम यूँ कहें कि बहुत सारे रूपों में हम इसको यूज़ करते हैं। अब लाइट को बेसिकली हम यहाँ पर किस रूप में समझेंगे? प्रकाश के रूप में। जी हाँ, जिससे हमें उजाला मिलता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करें, सो लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि लाइट की जो रेज होती हैं, यानी कि उनकी जो किरणें होती हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, यानी कि कभी ऊपर नीचे नहीं होंगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड आगे बढ़ती रहती हैं। और वहीं सेकंड की बात करें तो लाइट की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के विजिबल होने पर। और विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, बिना लाइट के हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे उजाला होता है हम वहीं पर ऑब्जेक्ट को या रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ को नहीं देख सकते। आप कमेंट्स करके मुझे बताना कि अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमें कुछ दिखेगा वहाँ पर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वहीं अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो लाइट की जो स्पीड होती है, आप इमेजिन कीजिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कितनी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। और तभी बहुत ही कम समय में ये कहीं पे भी पहुंच जाती है। अगर हम कभी अंधेरी जगह पे लाइट जलाते हैं तो तुरंत पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। सो यही इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि लाइट बहुत फास्ट होती है। कभी आसमान में जब बिजली चमकती है तो देखो वो चमक कितनी जल्दी आती है, और वहीं पे अगर हम कंपेयर करें साउंड की, तो साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है कंपेयरिंग टू लाइट। देन लाइट जब किसी भी सरफेस पे पड़ता है, किसी भी सरफेस पे, तो सही मायने में वो दो तरह से रिएक्ट करता है। जी हाँ, कैसे रिएक्ट? या तो लाइट उस मीडियम पे टकरा के लौट जाती है, पहली चीज़ टकरा के लौटना। दूसरा कि लाइट उस मीडियम में जाती है और उसको पार करके निकल जाती है। अब पार करके निकल जाना और टकराना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जी हाँ, अगर लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो टकरा के लौट जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। दैट्स मीन रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ परावर्तन, यानी लाइट का किसी सरफेस से टकराना, टकरा के वापस होना, इसे हम परावर्तन कहते हैं। और वहीं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है और उसको पार कर जाती है, जैसे अगर हम कहें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दें और ग्लास से अगर हम टॉर्च की रोशनी मारें तो वो रोशनी ग्लास के उस पार चली जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो पर इनमें रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्शन को हम बाद में करेंगे, आज हम केवल डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा ही होगा, क्लास 8th में भी शायद पढ़ा हो, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। सो अभी मैं बेसिक वही चीज़ आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के दो ही लॉ होते हैं, यानी दो ही नियम होते हैं परावर्तन के। कौन से? पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो परावर्तन कोण होता है और जो आपतन कोण होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं। कैसे? हम इसको इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइनें ड्रॉ की हैं। अब इस रेज की बात करें तो ये इंसिडेंट रेज होती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी कि ये किरण, ये लाइट्स आ रही है और ये किसी सरफेस से जब टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। इसे देखो मैंने यहाँ पे R लिखा हुआ है, दैट्स मीन
रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरणें। अब ये आपतित किरणें हो गई और ये परावर्तित, दैट्स मीन इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। और अगर हम इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल बनाएं, लंब, इसको हिंदी में हम लंब कहते हैं, तो देखो दो एंगल्स बनते हैं। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा और राइट साइड में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो पहला नियम यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ मेंशन की है कि पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में किसी भी कंडीशन पर, राइट। और दूसरा नियम क्या है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। कैसे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल अगर हम देखें तो ये तीनों सेम पॉइंट पे, यानी कि जो मैंने ये पॉइंट ओ मेंशन किया है, यहाँ पर मिलते हैं। इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि नॉर्मल, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज ये तीनों एक ही प्लेन पर मिलते हैं, यानी कि एक ही तल पर मिलते हैं। सो इन दोनों को ही हम कहते हैं एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकें। सो नाउ वी मूव ऑन स्फेरिकल मिरर। जी हाँ, स्फेरिकल मिरर को समझेंगे आप। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जो स्फीयर हो, यानी कि गोल में हो, और इसी को हम गोलीय दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये गोल होता है। अब ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का। फर्स्ट इज कॉनकेव। कॉनकेव जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवतल, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, जी हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये बनता कैसे है, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हमने ये स्फेरिकल मिरर लिया, अब क्या करते हैं, इसी स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे डिवाइड करते हैं इधर से और एक इधर से। तो आप देखें तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये शेप इसके जैसा, और दूसरा कैसा शेप लग रहा है, इसके जैसा। तो यही होता है स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन, ऐसे ही बनता है। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार का, अगर फर्स्ट हम बात करते हैं कॉनकेव। सो कॉनकेव में क्या होता है कि कॉनकेव का जो फ्रंट होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। जी हाँ, अंदर की तरफ दबा हुआ। जैसे इस तरफ देखें तो ये इसका बैक साइड है, इधर जिसमें पॉलिशिंग की हुई होती है, और ये इसका फ्रंट साइड होता है। सही मायने में इस पर अगर कोई भी लाइट जाती है तो ये लाइट को अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर की तरफ इन्वर्ट करता है इसे, यानी कि सभी प्रकाश किरणों को ये अंदर की तरफ मोड़ता है। इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट को ये कन्वर्स करता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, यानी कि अवतल की, तो जब इस पर कोई भी लाइट पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है, इसका जो फ्रंट होता है वो बीच में उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ, और इसीलिए जब इस पर कोई लाइट पड़ती है तो ये लाइट को डाइवर्स करता है, यानी कि ये लाइट को बाहर की तरफ मोड़ देता है, और इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब जैसे ये मेरे हथेली है, तो अब ये जो आपको साइड दिख रहा है ये कॉनकेव का एग्जाम्पल है, और इसके बैक साइड का जो पोर्शन ये दिख रहा है ये कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल है। सो सिंपली हम अपने हाथों से भी समझ सकते हैं कि ये साइड कॉनकेव हो गया और ये साइड आपका कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली समझ सकते हैं और इनके डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि आखिर इन कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखो, आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक तरीके से सेंटर से होती हुई जाती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको हम, यानी कि हिंदी में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष
ये जो लाइन होती है, जैसे भी सर्कल की बात करें, हमने इसको क्या किया, हमने ऐसी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन गई, वैसे तो इसको हम डायमीटर भी कहते हैं, और डायमीटर सेंटर से होके जाती है, ठीक। तो ये डायमीटर ये तरीके से होता है कि जैसे ये लाइन हुई, ये क्या करती है, ये मिरर के किसी जिस पार्ट को काटती हुई जाती है या इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, उसे हम पी कहते हैं। पी का मतलब होता है पोल, यानी इस पोर्शन को हम पोल कहते हैं। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये सर्कल बनाया हुआ है मैंने, इसको हम कार्वेचर कहते हैं। जी हाँ, कार्वेचर, या इसको आप सेंटर भी कह सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर इसी को हम थोड़ा सा डॉट बढ़ाएं सर्कल, तो इस तरीके से कंप्लीट सर्कल बनता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये जो सी पार्ट होता है ये इसका सेंटर होता है, और सी से लेके पी तक ये आपका रेडियस होता है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। सर्कल में मैथ में आपने पढ़ा होगा हमेशा। सो सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है, सिंपली इसको हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस और पी के बीच में जो इसका हाफ पॉइंट होता है, यानी कि आधा, उसे हम एफ कहते हैं। एफ का मतलब होता है फोकस। जी हाँ, फोकस। फोकस किसी भी मिरर का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी सारी रेज आके मिलती हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ यहाँ पे कोई लाइट रेज जाती है तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? फोकस पे। इधर से जाएगी तो वो भी कहाँ पर इंटरसेक्ट होगी आपस में? फोकस में। तो ये सारी लाइन आके कहाँ मिलती हैं? फोकस पे। तो फोकस ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम को समझते हैं कि कैसे अगर इन मिरर्स पे लाइट इंसिडेंट होती है, यानी कि लाइट आती है, उससे टकराती है, तो किस तरीके से वो रिटर्न होती है। और इसे हम कहते हैं रे डायग्राम, जिसको मैं एक सिंगल रे के माध्यम से समझाऊंगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैं कॉन्वेक्स का पहले आपको समझाऊंगा, कॉन्केव का समझाऊंगा, देन कॉन्वेक्स का समझाऊंगा। सो कॉन्केव में सबसे पहले हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि जब लाइट रेज जो आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी कि उसके समांतर। इस सिचुएशन में जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो उसके फोकस से होते हुए लौटती है। जी हाँ, याद रखना, अगर लाइट पैरेलल आ रही है, यानी कि समांतर आ रही है, तो वो फोकस से होते हुए रिटर्न होती है। तो ये है आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम जस्ट इसका आप उल्टा ले सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो हम लेते हैं, अगर लाइट फोकस से आ रही है तो ये जस्ट इसका अपोजिट होगी। जब फोकस से आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये सिचुएशन है। तो यानी कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, और यहाँ फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। देन इसके बाद हम थर्ड वन डिस्कस करते हैं। थर्ड जो है कि जब रेज जो है वो दिए गए मिरर के, यानी कि कॉन्केव मिरर के सेंटर से, यानी कि कार्वेचर से होके जाती है। तो जब कार्वेचर से होके जाती है तो इसका रिटर्न भी कार्वेचर से ही होता है, यानी कि सीधे 180 डिग्री पे आएगी और रिफ्लेक्ट होकर लौट जाएगी। ये और किधर भी रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। जी हाँ, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी, सीधे सी से आएगी और सी से ही चली जाएगी, बीच में कहीं मुड़ेगी नहीं। वहीं अगर लाइट कहाँ से आती है? पी से। लाइट इंसिडेंट रेस अगर पी पे आती है तो ये सही मायने में पी से ही रिटर्न हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। पी से आई, पी से गई। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ। पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई, देन पैरेलल गई। वहीं सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं, और पोल से जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगी। तो ये चार को जो कंडीशंस होती है कॉन्केव की, कॉन्केव मिरर की जो है ये चार कंडीशंस हैं, जिसमें रे डायग्राम ऐसे बनता है।
अब यहीं पे इसी रे डायग्राम को हम समझते हैं कॉन्वेक्स पर, यानी कि उत्तल दर्पण पर। तो पहली सिचुएशन हमने क्या ली थी कि समांतर आ रही है, तो समांतर जब आएगी सेम यहाँ पर पैरेलल लाइन जा रही है लेकिन ये फोकस से रिटर्न होती है, सेम वही है, पैरेलल आई फोकस से गई। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है इसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड होता है। देखो मैंने यहाँ पे फोकस बनाया है लेफ्ट में, इसमें भी, इस दोनों में भी। लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है यानी कि उत्तल दर्पण होता है, इसका फोकस होता है राइट में, यानी कि मिरर के पीछे, बैक साइड में। इसीलिए देखो इसका जो रिटर्निंग होगा वो फोकस के स्टेट में होगा। इसका जो रिटर्न होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो फोकस से सीधे में आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर ही जाएगी। और देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही होगी, उसी एंगल से रिटर्न होगी। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैंने कहा था कि जब फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स में ही पैरेलल फोकस पे आई, यानी कि फोकस के स्टेट में आई, लेकिन रिटर्न कहाँ पर हो रही है, पैरेलल। यानी फोकस से आएगी फिर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल लौट जाएगी, राइट। और थर्ड सिचुएशन सेम वैसे जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि P से आएगा और P से जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल सही, P से ही आएगा और P से ही जाएगा। और वहीं पे एक पोजीशन हमारी रह गई जिसमें मैंने बताया था अगर C से आएगा तो C से जाएगा। सेम इसमें मैं इसी डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि अगर लाइन C पे आती है, C से होते हुए, तो ये C से ही रिटर्न होगी। सेम वही चीज़ है इसमें भी, लेकिन फ़र्क क्या होता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर हैं उनके जो फोकस होता है, उनका जो कार्वेचर होता है वो उनके बैक साइड में होता है, यानी कि राइट साइड में। इसलिए जब कभी भी हम इसके डायग्राम को बनाएंगे तो बैक साइड को ध्यान में रख के बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और अगर ये रे डायग्राम समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो अब हम समझते हैं कि आखिर इस रे डायग्राम के थ्रू कि ये जो मिरर्स होते हैं उनमें इमेज कैसे बनती है। जी हाँ, इमेज कैसे बनती है, तो उसको हम रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन मैंने ली है कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर से इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो, यानी कि अनंत दूरी पर, कोई कंफर्म डिस्टेंस नहीं है, तो अगर उसका हम रे डायग्राम देखें तो इस तरीके से पैरेलल लाइन उस पर जाएगी। और जब पैरेलल लाइन जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से। इस तरीके से फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी लाइन आपकी फोकस से रिफ्लेक्टेड होगी इस तरीके से। तो दोनों लाइन रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पे। तो यानी कि जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी टकराती हैं, सही मायने में इमेज वही बनती है। अब यहाँ पे कहाँ पे टकरा रही हैं, फोकस पे। क्यों टकरा रही हैं, क्योंकि मैंने रे डायग्राम में बताया था कि जब पैरेलल आती हैं तो फोकस से जाती हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो पैरेलल आएगी और उसकी रे जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी फोकस से। सो ये इंटरसेक्ट कर रही है और जो हमारी इमेज बनेगी वो सही मायने में फोकस पे बनेगी। अब जो इमेज फोकस पे बनती है वो बिल्कुल छोटी होगी, यानी इसको कह सकते हो कि लाइक अ पॉइंट, बिंदु के आकार पर, इसे डिमिनाइज साइज कहते हैं, बिल्कुल छोटी। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है इसलिए ये रियल इमेज होगी। हाँ, कॉन्केव में अभी मैं जितनी भी बताऊंगा आपको इमेज, सिवाय एक के, वो कौन सा एक अभी डिस्कस करेंगे, सारी रियल इमेज बनती हैं, राइट। तो ऐसी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज़ की होगी और रियल इमेज होगी, और कहाँ बनेगी, फोकस पे। जैसे अगर हम किसी मिरर को देखें, मिरर की इमेज, सॉरी सन की इमेज, तो उसको आसानी से हम मिरर में देख सकते हैं, जबकि सन कितना बड़ा है और उसके कंपेयरिंग इमेज उसकी बहुत छोटी बनती है। तो याद रखना कि इसमें बहुत छोटी इमेज बनती है। देन वहीं पे दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सेकंड सिचुएशन, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पीछे कहीं भी रखी हो। इस कंडीशन में इमेज कैसे बनती है। सो सेम वही चीज़ कि इसमें दो रे जाएंगी, पहली तो एक पैरेलल होगी। अब जब पैरेलल जाएगी
तो जाहिर सी बात है फोकस से लौटेगी, और दूसरी जो रे जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, और जब फोकस से होती हुई जाएगी तो रिटर्न किधर से होगी, वो पैरेलल होगी। तो पैरेलल वाली लौटेगी फोकस से, पैरेलल वाली ये रिटर्न कहाँ से होगी, फोकस से होते हुए जाएगी इस तरीके से, और जो फोकस से होके जा रही है वो पैरेलल रिटर्न होगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी वो आपकी इमेज का पॉइंट होगा इस तरीके से। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, यानी कि कार्वेचर और फोकस के बीच में। अब इस टाइम पे देखो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है ना, इसलिए ये उल्टी इमेज बनेगी, इसे हम कहते हैं इरेक्ट, और ये जो है रियल इमेज बनेगी। याद रखना, रियल एंड इरेक्ट कैसे, नॉट इरेक्ट, इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड लाइन, इन्वर्टेड होगी क्योंकि उल्टी इमेज है, और जितनी भी इन्वर्टेड होंगी वो सही मायने में रियल इमेज होंगी। तो यहाँ पे सिचुएशन दोनों बता दी मैंने आपको, बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगी, इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और हाँ, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, बट इस कंडीशन में नहीं होगी जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा कि पॉइंट साइज उससे बड़ी होगी। देन हम तीसरी सिचुएशन लेते हैं। तीसरी सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ हो, सी पर, यानी कि कार्वेचर पर रखा हुआ हो। जब कार्वेचर पर रखा हुआ होगा तो फिर इसको हम रे डायग्राम बनाएंगे। एक पैरेलल जाएगी, तो जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से रिटर्न होगी, फोकस से, राइट, और दूसरी फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी तो कहाँ रिटर्न होगी, वो पैरेलल होगी। और ये दोनों एक दूसरे को ठीक सी पर ही काटती हैं, सी के नीचे। तो इस सिचुएशन में हमने क्या समझा कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के, खासकर किसी भी कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सो कॉनकेव मिरर के अगर कार्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कार्वेचर पर ही बनेगी। यानी कि इस सिचुएशन में भी ऑब्जेक्ट रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो साइज़ होगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों इक्वल होगा, राइट, दोनों ही बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है, हो सकता है आपने नोट किया हो या ना किया हो, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर था उसकी इमेज छोटी थी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के और पास ला रहे हैं तो उसकी इमेज बड़ी होती जा रही है। जैसे यहाँ पॉइंट साइज़ था तो यहाँ पे थोड़ी सी और बड़ी हुई, अब जब सी पे है तो सेम साइज़ की हो गई। वहीं पे हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं। थर्ड है हमारा फोर्थ सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सी और एफ के बीच में रखा हुआ हो। जी हाँ, हम ऑब्जेक्ट को आगे करते जा रहे हैं। तो जब सी और एफ के बीच में रखा हुआ हो तो एक लाइन तो पैरेलल बनेगा रे, जो पैरेलल जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो समझ में आ ही गए होंगे कहाँ बनेगा, जब पैरेलल जाएगा तो फोकस से लौटेगा। और दूसरी जो रे डायरेक्ट बनेगी वो सी से, यानी कि कार्वेचर से। अब कार्वेचर वाला आपको पता है कि जो लाइन कार्वेचर से जाती है रे, वो रिटर्न भी यानी कि रिफ्लेक्ट होकर भी कार्वेचर से ही आती है। यानी कि जैसे ये जाएगी और वैसे ही ये आएगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, राइट। अब देखो इमेज कहाँ बन रहा है इसका, और हम कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो जब C और F के बीच में होगा तो बियॉन्ड द C बनेगा। सेम ऐसे ही आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमने सेकंड पोजीशन पढ़ी, फोर्थ एक दूसरे का इन्वर्स है, उल्टा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तो इमेज कहाँ बनी, C और F के बीच में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड C। और इसकी भी जो प्रॉपर्टी होगी इमेज की, वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज अगर हम कहें तो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। देन हम लेते हैं फिफ्थ पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब ऑब्जेक्ट इस समय है फोकस पे,
जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है एक रे डायग्राम कैसे जाएगी, पैरेलल जाने वाली लाइन किधर से रिटर्न होगी, फोकस से, और दूसरी सी से, तो सी से जाने वाली तो सी से ही वापस होगी, और ये दोनों जाके इन्फिनिट डिस्टेंस पे मिलेंगे, राइट, यानी कि अनंत दूरी पर। और ऐसे सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिट पर बनेगी, यानी कि हम कोई उसके लिए फिक्स पोजीशन नहीं बना सकते अनंत दूरी पे। तो यानी कि अगर हम कहें इस 5 वाले पोजीशन को हम फर्स्ट से मैच करें तो सेम बैठ रहा है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, और यहाँ जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे, यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन जो हमारे नेक्स्ट पोजीशन है यानी कि 6th वाली, इसमें देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, C और P के बीच में, यानी कि पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रखा। तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा, एक P से जाएगी लाइन रे, जो P से जाएगी तो वो P से रिटर्न होगी जैसे मैंने रे डायग्राम में समझाया था, और दूसरी कहाँ से जाएगी, C से। अब C से जाने वाली तो C से ही वापस होगी। अब इस सिचुएशन में क्या है, अगर हम इन दोनों रे डायग्राम को समझते हैं तो ये कभी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट, कभी नहीं करेंगे। तो क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी, बनेगी। कहाँ बनेगी, इसकी इमेज सही मायने में इस मिरर के पीछे बनेगी। जी हाँ, कैसे बनेगी, आप देखो इस रे डायग्राम के थ्रू, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे, वहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी। और इस कंडीशन में इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, और देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। अब ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल कहेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर इरेक्ट बनेगी यानी कि सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। और साइज़ में अगर हम बात करें साइज़, तो इमेज के ऑब्जेक्ट के साइज़ से इमेज को साइज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनलार्ज्ड होगा, यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो ये था आपका कॉन्केव में कि कैसे कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है डिफरेंट पोजीशन पर। और इनको समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उस न्यूमेरिकल के साथ में रे डायग्राम ज़रूर बनाने के लिए आता है। तो उसमें खासकर जो पॉइंट्स रिमाइंड करने वाली बात है, वो पहली चीज़ आप ये देखना कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ साइज़ देखना, जितना अगर C से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट C के पीछे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा वो हमेशा इमेज के साइज़ से बड़ा होगा, यानी वस्तु का साइज़ बड़ा होगा और उससे बनने वाले प्रतिबिंब का साइज़ छोटा होगा। तीसरी चीज़, अगर ऑब्जेक्ट C पे रखा हुआ है यानी कि कार्वेचर पर, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज दोनों बराबर होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट C और P के बीच में, यानी कि C और P के बीच में कहीं भी रखा हो, चाहे वो दोनों के बीच में हो, चाहे F पे हो, चाहे C और P के बीच में हो, इन दोनों ही सिचुएशन में, तीनों ही में जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा ही होगा। सो ये था आपका रे डायग्राम। अभी इसमें जो कॉन्वेक्स का कैसे फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स की केवल 2 पोजीशन होती है, वो आगे हम समझते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो 2 ही सिचुएशन में फॉर्म होती है। पहली सिचुएशन, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, जी हाँ, इन्फिनिटी। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, इससे पहले भी कहा कि जब पैरेलल लाइन आती है तो रिफ्लेक्ट किधर होगी, फोकस से होती हुई, फोकल लेंथ से होती हुई उस स्टेट में, इस डायरेक्शन में, और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो फोकस पे मीट होगा। तो इस सिचुएशन में भी जब फोकस पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। बट मैंने क्या कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल होता है वो उसके पीछे होता है, उसके बैक साइड में, इस वजह से इसकी इमेज जो है वो पीछे बनेगी, और वो भी पॉइंट साइज होगी।
एक बात याद रखना कि फोकस पे बनने वाली जो भी इमेज हैं वो बिल्कुल पॉइंट साइज़ की होती है, हमेशा डिमिनाइज होती हैं। और सेकंड पोजीशन ये है कि जब P और बियॉन्ड द C के बीच में, या हम कहें इन्फिनिट के बीच में हो ऑब्जेक्ट, इन्फिनिट ना हो, बिटवीन द P एंड इन्फिनिट, बियॉन्ड C और P पर हो ऑब्जेक्ट, तो फिर इस सिचुएशन में रे डायग्राम को अगर हम देखें तो पैरेलल रे जाने वाली रिफ्लेक्ट किधर से होगी, सेंटर फोकस से होती हुई, और दूसरी लाइन जो होगी वो C से होगी, C से जाएगी रे डायग्राम। अब C से जाने वाला तो C से ही रिटर्न होता है, तो यानी कि सिंपल जो C से जाएगी वो C से ही रिटर्न होगी। बट ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो बने, इमेज जो बनेगी वो P और F के बीच में बनेगा, हमेशा याद रखना इस सिचुएशन में। और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होगा। तो ये दो सिचुएशन हैं कॉन्वेक्स मिरर में कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। इसके बाद मैं हम कुछ आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। साइन कन्वेंशन का मतलब कॉन्केव का, कॉन्केव और दूसरा लेते हैं कॉन्वेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको आप खास कर ध्यान देना। अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहें, फर्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल होता है u। ये हमेशा माइनस होता है, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के हम लेफ्ट में रखते हैं। इस वजह से u का जो भी वैल्यू आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स में, उसको बिना सोचे समझे हमें माइनस में कर देना है, चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो। वैसे दिया नहीं रहता, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे u को आप क्लियरली माइनस सिम्बलाइज कर दोगे। देन सेकंड होता है इसमें, अगर मैं बात करूं तो इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिफाइन करते हैं, यानी इसका सिंबल होता है v। अब ये क्या होता है, कॉन्केव। कॉन्केव के मैक्सिमम जो हमने अभी रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन समझा था, उन सभी में इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो भी नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस होती है। बट केवल एक कंडीशन होती है, एक पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर v जो है वो प्लस आता है, और वो पोजीशन होता है कि जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो। जो मैंने बताया था कि F और P के बीच में तो इमेज कहाँ बनती है, मिरर के बैक साइड में बनती है, यानी कि राइट साइड में। उस सिचुएशन में केवल V जो है वो पॉजिटिव आएगा। बाकी जो भी हमने सिचुएशन को देखा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ फॉर्म होती है, उन सब में आपका जो V होगा वो माइनस होगा। सेम ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो इसमें प्लस होगा। आप ये देखो v का दोनों सिचुएशन रखी हुई है। अगर हम देखते हैं तो इसका इमेज की डिस्टेंस कहाँ से काउंट होगी, अगर इधर देखते हैं तो ये P से F के बीच में F का आ रहा है, तो यानी ये इमेज डिस्टेंस होगी। और राइट साइड पे बनने वाली जो इमेज होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, उनकी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, राइट। देन ऐसे ही अगर हम इस पोजीशन में भी देखें तो यहाँ पर भी प्लस में ही आ रही है। सो क्लियर होगी, यहाँ पर भी P और F के बीच में बन रहा है, तो इमेज की डिस्टेंस ये होगी। और ये भी जो है पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रही है। तो लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होते हैं और राइट साइड वाले पॉजिटिव होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देन थर्ड आता है आपका फोकल या फोकस। फोकस को हम डिफाइन करते हैं F से। अब जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकस हमेशा माइनस होता है, एग्जैक्टली हमेशा माइनस होता है, और कॉन्वेक्स का प्लस होता है। कैसे, जितने भी अभी हमने कॉन्वेक्स के डायग्राम को समझा उसका फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है और कॉन्वेक्स का राइट में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू माइनस में होती है और राइट साइड वाली वैल्यू प्लस में होती है। तो इसीलिए अगर कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल्स आता है और उसमें फोकस दिया हुआ है
तो ऑटोमेटिकली आप उसको सॉल्व करते समय फोकस को माइनस कर दोगे। जैसे मान लो किसी मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो बिना सोचे समझे उस पर माइनस लगा देना, अगर वो कॉनकेव है तो, और अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स प्लस ही रहेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, नोटिफाई कर रखना। देन हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के, कि मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन को हम m से डिफाइन करते हैं। मैग्नीफिकेशन, इसका सिंबल क्या होता है m, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v माइनस का अपॉन u। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन निकालने का, ठीक है। अब इसमें मैग्नीफिकेशन है क्या? मैग्नीफिकेशन में जो ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू शायद आपको समझ में ना आए ये मैंने क्या लिख दिया। तो एच डैश जो होता है वो इमेज की हाइट होती है, जी हाँ, इमेज की हाइट। और एच क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट, राइट। एच डैश इमेज की हाइट, या इसको साइज भी कह सकते हो, और ये होता है ऑब्जेक्ट का साइज। v क्या हो गया आपका? ऑफ इमेज की डिस्टेंस, और ये माइनस में होगा, माइनस v, राइट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा, अपॉन u। अब u क्या है? u मैंने बताया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो मैग्नीफिकेशन को शो करने के लिए। और वहीं पर एक सिंबल और आता है जिसको हम मिरर सिंबल भी कहते हैं। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये होता है आपका मिरर सिंबल, मिरर का फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। और ये ही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें क्या है? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, यानी कि अगर किसी भी मिरर का फोकस निकालना है आपको, तो आपके पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और आपके पास इमेज की डिस्टेंस दोनों होना चाहिए। और फिर मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, u की जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें माइनस ज़रूर लगाना। अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी ही होनी है, ध्यान रखना इस बात को। और अगर कॉन्केव मिरर है तो एफ भी माइनस में होगा, और कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में होगा। तो इस अगर साइन कन्वेंशन को आप ध्यान रखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। आई होप कि आप जो भी मैंने आज आपको समझाया बताया, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड में हो। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर पहली बार आप हमारे वीडियो पे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।